क्या हाल चाल बच्चे, सब ठीक ठाक? हाँ, तो हम लोग आज एक स्पेशल चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये चैप्टर नहीं है, ये हमारा बेसिक मैथ्स का सबसे इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। उसमें बहुत सारे पार्ट को हम लोग को पढ़ना है, जिसमें एक पार्ट यानी कि मॉडुलस फंक्शन को आज हम लोग डील करने जा रहे हैं। ठीक है, इनके 2-4 क्लासेस आपको मिलेंगे, एक क्लास में ये पूरा नहीं होगा। बहुत सारे छोटे बड़े चीज़ों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, और नहीं भी पसंद आया तो हमारा क्या है। हाँ, लेकिन देखो, अगर सबको सही सलामत लगता है ना भाई, सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। तो अपने चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। ओके, देखो सबसे पहले एक बेसिक सा बात हम लोग करते हैं कि एक्चुअली में मॉडुलस है क्या, ये कहां से है, इसका जन्म कहां से हुआ। तो ठीक है साहब, जरा सोचो, अगर हम तुमसे पूछे किसी इक्वेशन के बारे में, तो इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको दे रखा है 2x - 3 = 3, ठीक बात, कह इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है भाई? सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, हम लोग तो बचपन से यही पढ़े कि भाई 2x = ये 3 रहा, आप इस -3 को उधर ले जाते थे, अर्थात पहले से 3 ये था और -3 भी उठ के उधर गया, तो माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो आप बोल देते थे इजीली कि सर जी 2x = 6 हो गया, x बराबर क्या हो गया, 6/2 हो गया, अरे x का मान 3 हो गया, इसमें कौन सा बड़ा बात है। पर रुको, बड़ा बात है। एक्चुअली टैलेंट इसमें नहीं है कि इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो, ये तो हर कोई करता है। देखो एक्चुअली इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन क्या देना चाहता है आपको, किस चीज के अकॉर्डिंग सोचना चाहिए, हम ये बात आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। समझिएगा ध्यान से। मेरा मतलब ये है कि अगर 2x - 3 = 3 इसको कह रहा सॉल्व करो, तो ठीक है, हाँ ये बात है कि यहां से हमको x का वैल्यू ही फाइंड आउट करना। सॉल्व करने का मतलब होता है कि आप जो पैरामीटर दिया हुआ है उसको आप निकालो। तो सही बात, x का वैल्यू हमको निकालना है। पर जरा रुको, थोड़ा सा सांस लो, पानी वानी पियो, और तब इसके बारे में सोचते हैं हम लोग। क्या कि देखो, इसको ज्योमेट्रिकली हम लोग क्या सोचेंगे कि भाई साहब x का ऐसा कौन सा मान रखे, यहां पे LHS में x का ऐसा कौन सा मान रखे जो इसमें जैसे ही हम x का वैल्यू वो पुट करेंगे तो LHS और RHS आपस में बराबर हो जाए। यही हमारा इक्वेशन कहलाता है। कहने का मतलब किसी भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, अर्थात जब x का वैल्यू निकालना होता है, तो पहली बात आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई x का कौन सा ऐसा वैल्यू इसके अंदर हम पुट करें कि LHS और RHS बराबर हो जाए। हाँ ठीक है, x का वैल्यू ऐसा ही आएगा, ये बात और बात है। पर जरा सोचो थोड़ा सा, कोई बोला कि सर x का मान 2 रख के देखो, सॉरी 1 रख के देखो, तो 2 × 2 -3, 2 - 3, तो ये वैल्यू आ गया -1, LHS तो -1 आ गया, पर RHS क्या है, 3। क्या ये इक्वल हुआ? नहीं, अर्थात x बराबर जो आप 1 पुट कर रहे थे ना, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक बात। तो अब दिमाग में आया, अब देखो ये हम समझाना क्या चाह रहे हैं इसको पहले आप समझिएगा। हम यहाँ अपने मन से x = 3 डालते हैं, जैसे ही आप x = 3 डालते हो ना, तो LHS टूट के क्या बन जा रहा है, 3 × 2 = 6, 6 - 3, और ये बन जाएगा LHS का वैल्यू 3, और RHS भी क्या हमारा 3, अर्थात LHS और RHS बराबर हो गया कहां, x = 3 पे। तो x = 3 हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा, अर्थात रूट कहलाएगा। अब सर जी बना रहे हो तो मॉड, ये क्या पढ़ाना शुरू कर दिया? तो देखो हम बताना क्या चाह रहे हैं। देखो भाई, तो ये तो हो गया बेसिक सी बातें जो हम लोगों ने बचपन से करते आया अभी तक। अब थोड़ा सा हम मॉड के बारे में समझते हैं, आखिर ये मॉड क्या है। देखो, देखने वाले ने जब कुछ ऐसा देखा कि अंडर रूट किसी भी चीज का स्क्वायर, अर्थात मान लो थोड़ी देर के लिए कि √x², जब आप देखते हो बराबर कुछ मान लो, चलो क्या माने, 2 ही मान लेते, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, x² = √x² = 2। अगर मान लो ये हमारा एक इक्वेशन है, थोड़ी देर के लिए मान ले, तो सर हम लोग तो 9वीं 10वीं क्लास में यही सीखा था सर कि रूट के अंदर, रूट एक ऐसा मशीन है भाई कि इसके अंदर जो कुछ भी 2 बार डालो, अर्थात x² जो आपने लिखा है x × x, यानी कि अगर रूट के अंदर कोई चीज 2 बार आया है तो हम उसको सीधा निकाल देते हैं 1 बार, और x बराबर हमारा यहां से 2 आंसर हो गया। पर हम बोलेंगे ना ये आधा सॉल्यूशन है, थोड़ा रुकना ध्यान से। देखो भाई, इसी चीज के लिए हमने अभी आपको सिखाया एक बात, क्या
अभी जो सिखाया देखो क्या बोले हम कि भाई अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर बराबर 2 है और आप इसको बिल्कुल बेदिमागी लोगों की तरह एक्स स्क्वायर का रूट को हम लोग एक्स लिख देते हैं और बराबर 2 कर देते हैं तो आपका सवाल हो जाएगा गलत। तो सही क्या होगा साहब? तो देखो इसको सॉल्व क्या करेंगे, इक्वेशन क्या सिखाया हमको कि x का वो मान जिस पे LHS और RHS बराबर हो जाए वो हमारा क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है उस इक्वेशन का। यही सीखा ना। हम क्या बोलते हैं ना कि सर तुम एक चीज करो, x बराबर जरा 2 डाल के देखो। तो सर ये क्या बात हुई, x का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा 4 बन जाएगा और 4 का रूट 2 हो गया, अर्थात x बराबर 2 डालने से LHS 2 आया जो कि RHS के बराबर है, अर्थात x बराबर 2 इसका सॉल्यूशन है। ओके ठीक है। अब कोई थोड़ा सा इंटेलिजेंट टाइप लड़का था दिमाग वाला, वो बोला साहब x बराबर आप -2 डाल के देखो मजा आ जाएगा। देखो तो यही तो ट्विस्ट आना शुरू हो गया। x बराबर जैसे ही -2 डालोगे अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर, सर जी थोड़ा और खुश हो जाओ, माइनस का स्क्वायर कराओगे 4 आएगा और 4 का रूट अभी तो 2 आया, ये क्या मामला हो गया साहब? अर्थात तू बोला x बराबर 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हम बोल रहे हैं x बराबर -2 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये क्या मामला साहब? ये कुछ समझ नहीं आ रहा। अर्थात अगर हम तुमसे पूछे इसका सॉल्यूशन बताओ तो क्या बोलोगे? x बराबर 2 भी इसका सॉल्यूशन है और -2 भी इसका सॉल्यूशन है। क्या बोलो, सही बोल रहे हैं या नहीं? हाँ, तो x बराबर प्लस और माइनस दोनों, x बराबर +2 एंड -2 ये दोनों के दोनों इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। पर यहां क्या हुआ, यहां हमने एक मिस्टेक किया है। अब वही मिस्टेक हमारा क्या कहलाता है, ब्लंडर। ये नहीं करना है। तो यहीं से जन्म हुआ मॉड का। तो मॉड क्या बोलता भाई, देखो अब इसको थोड़ा सा हम लोग हटा लेते हैं। बोलता कि देखो अगर कोई भी रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर है तो आप इसको कभी भी एक्स मत लिखना, ये बनता है मॉड एक्स। ये सही है और ये गलत है। मॉड एक्स इट मींस क्या? अब यहां से जन्म हुआ मॉड का। अब इस मॉड का मतलब समझते हैं, बनाने वाले ने मॉड को क्या बनाया। देखो रूट अंडर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स नहीं होगा साहब, ये मॉड एक्स हो जाएगा। अच्छा रुको रुको रुको, हम तुमसे अगर पूछे ये कौन सा रूट है तो धपाक से आंसर आएगा, सर जी ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर 2 लिखा नहीं जाता, अपने मन से समझ लो। हाँ सही बात। अब देखो अगर कोई बोले x⁴ एंड 4th रूट ऑफ x⁴, ये क्या होगा? इसका क्या मतलब कि सर जी जो चीज अंदर में 4 बार होएगा 1 बार बाहर निकलेगा। मेरा कहने का मतलब समझना, 4th रूट ऑफ x⁴ करने का मतलब जब कभी तुमको इवेंथ रूट ऑफ x⁴ दिखाई दे तो आप उसको कभी भी x लिखने का गलती मत करना, वो हमारा क्या बन जाएगा, मॉड x बन जाएगा। ये बात दिमाग में सेट रखना। अब हम क्या बोल रहे हैं थोड़ा समझना, इसको आप अपने दिमाग के ऊपर एकदम छाप के लिख दो कि भाई अगर कोई भी इवेंथ रूट है, इवेंथ रूट अर्थात 2n हम लिख रहे हैं, ये 2n लिख रहे हैं समझिएगा, और x⁴ भी 2n है। अच्छा एक चीज बताओ जरा, एक चीज बताना, क्या रूट अंडर x को हम x⁴ 1/2 लिख सकते हैं या नहीं? हाँ यही तो है, यही तो है, यही तो है, क्या दिक्कत है इसमें सर? x रूट अंडर x का मतलब होता है x⁴ 1/2। तो अगर यहाँ पे हम बात करें x⁴ 2n का इवेंथ रूट यानी कि 2nth रूट है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, सर जी x⁴ 2n तो ये है सो है, और ये इवेंथ रूट को हम 1/2n लिख देते हैं। ऑफ कोर्स समझना, x का पावर इवन एंड 1 वही इवन अगर नजर आए तो आप कभी भी इसको ऐसा मत करना कि 2n से 2n को काट देंगे और x लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। अर्थात x का पावर 2n का होल पावर 2n, ये क्या बन जाएगा, ये हमेशा बनेगा मॉड x। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। अब मॉड क्या है, किस तरह से ऑपरेट होगा, इसको अभी हम लोग समझेंगे। मॉड का जन्म कहां से हुआ, समझ में आ गया? तो देखिए अब आपसे एक छोटा सा हम एग्जांपल पूछ लेते हैं। मान लो x⁴ का 6th रूट तुमसे पूछे तो क्या तुम x बोलोगे? नहीं 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 बाबू साहब, ये गलत है। तो क्या होगा, ये आ जाएगा मॉड x आ जाएगा साहब। कभी x नहीं लिखेंगे, कसम खाओ कि कभी x नहीं लिखोगे। x⁴ का 6th रूट हमारा क्या बन जाएगा, x नहीं बनेगा साहब, ये मॉड x बन जाएगा। अब कुछ में तुम में से ज्यादा टैलेंटेड लोग होंगे तो बोलेगा सर x⁴ को x का पावर 6 लिखो एंड 6th रूट को आप क्या लिख दो, 1/6 लिखो। आपको पता है पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, x⁴ 1 जा 6 और नीचे भी 6 कट कट के x तो हुआ, फिर ये गलत क्यों हो गया? तो गलत क्यों होगा, इससे पहले हम आपको समझा चुके हैं कि ये गलत क्यों हो रहा है। क्योंकि देखो
जब तुम इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, वहां पे x के सारे वैल्यू को आप काउंट करना होता है, ठीक है। हाँ 9 10 तक हमारा वो चीज सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, क्योंकि 9th और 10th के भीतर हमको पढ़ना ही था पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो इसलिए उसमें ज्यादा झंझट नहीं था। पर यहां थोड़ा सा मशक्कत होगा, ठीक है। यानी कि अगर x का पावर इवन और वही इवेंट रूट आपको दिख रहा है, तो उसको हमेशा आप मॉड x लिखेंगे, कभी भी x नहीं लिखेंगे। पहली बात आपको ये समझ में आ गई। ओके, अब क्या ऐसा होगा क्या, क्यूब रूट ऑफ x, यानी कि क्या ऑर्थ रूट में भी हो सकता है क्यूब रूट ऑफ x का होल क्यूब, सॉरी x क्यूब का क्यूब रूट अगर निकालना हो तो क्या इसको भी मॉड x लिखना होगा? तो नहीं, तुम देखो क्यों। अब इस बात को समझाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आपको लेके चलेंगे पीछे। अभी के लिए समझ लेना कि कभी भी ऑर्थ रूट का अगर ऑर्थ रूट नजर आए तो आप इसको सीधे x लिखेंगे, मॉड x नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मॉड x केवल इवन रूट में नजर आता है, क्योंकि इवन होने के कारण से अगर इसके अंदर जैसे -2 डाले थे तो -2 का स्क्वायर किए थे तो क्या बन गया सर, वो +2 बन गया। ऐसे ही सोचो, जब ऑड होएगा ना तो ऑड का ऑर्थ रूट, सॉरी नेगेटिव का ऑर्थ रूट नेगेटिव मिलता है और पॉजिटिव का ऑर्थ रूट पॉजिटिव मिलता है। ये मॉड हम नहीं लगा सकते हैं, अभी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, कुछ देर के बाद ये एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा और इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और सवालों को इंटरेस्टिंग करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट एकदम इंटरेस्टिंग होते जाएगा, देखिएगा ध्यान से। हाँ भाई, तो अब ये क्या था समझना, मॉड है क्या, इसको बोलते हैं मॉडुलस। ये है क्या, आपने आटा मशीन देखा, इस मशीन के अंदर आप गेहूं डालते हो, गेहूं का पाउडर निकलता अर्थात आटा, चावल डालते हैं, चावल का पाउडर निकलता अर्थात चावल का आटा, बेसन डालते हैं, नो 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 चना डालते हैं, चना का पाउडर मिलता है अर्थात चना का आटा, कुछ भी डाल दो साहब, मिर्ची डालते हैं, मिर्ची का आटा निकलता है, मिर्ची पाउडर। अर्थात ये एक ऐसा मशीन था हमारा जिसके अंदर आप कुछ भी चीज डाले ना तो ये इसका पाउडर बाहर बना के निकालता है। बस वही काम करता हमारा मॉड, वही काम, सेम काम, कि भाई इसके अंदर तुम कुछ भी डालो, इसके अंदर कुछ भी डालो, ये हमेशा वैल्यू में तुमको या तो पॉजिटिव वैल्यू देगा या अगर जीरो रहा तो जीरो देगा। कहने का क्या मतलब है जरा समझना। इतना तो आप लोगों ने, अगर हम तुमसे पूछे मॉड 5, तो देखो मॉड के अंदर ऑटोमेटिकली हम एक पॉजिटिव नंबर डालें तो ये वैल्यू कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 5 आएगा, इसमें हमको समझने में भी टेंशन नहीं हो रहा सर। हाँ ये बात समझ में तो आ रहा है कि 5 हो रहा। अब ये मॉड क्या बोलता ना भाई, तुम मेरे साथ माइनस भी डाल के देख लो, तुम मेरे अंदर माइनस डालो फिर भी हम तुम्हारे लिए बाहर निकालेंगे प्लस। मजा आ गया। देखो अब अगर इसके अंदर जीरो डालते हैं तो भी वैल्यू तो बाहर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, जीरो न्यूट्रल होता है भाई, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। आ रही बात समझ में? अर्थात मॉड एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर पॉजिटिव डालते हैं तो भी पॉजिटिव आता है एंड नेगेटिव डालते हैं तो भी नेगेटिव आता है। क्लियर? ओके। एंड जब जीरो डालेंगे तो जीरो आएगा। सोचो ये हुआ क्या, कैसे हुआ, आखिर नेगेटिव बाहर कैसे आया, नेगेटिव जब बाहर आया तो पॉजिटिव बना कैसे होगा, थोड़ा सा समझते हैं। देखो यहां हम बगल में थोड़ा रफ कर रहे हैं सर जी। अगर आप मॉड 5 बोलते हो अर्थात यहां जो आप x का मान देखो, मॉड के अंदर जो x डाले थे वो एक अननोन क्वांटिटी था जिसके बारे में हमारे पास आइडिया नहीं था। अभी हमको मालूम चल गया कि सर x के बारे में 5 डालें, एक पॉजिटिव नंबर डालें, तो ये बात चलो समझ में आती है कि सर 5 निकला कब, जब हमारा x पॉजिटिव है, कोई समझने में दिक्कत नहीं आ रही थी, जब x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही बाहर निकला। पर टेंशन यहां से मामला शुरू होना शुरू हो गया। अगर देखो ये x था, अगर पॉजिटिव है तो x का मान सीधा x आया, x बराबर 5 था वही निकला है, अर्थात मॉड x का वैल्यू x मिला कब, जब x हमारा पॉजिटिव है। कोई दिक्कत? जरा सोचो -5 का मॉड अगर तुमसे पूछे तो ये भी वैल्यू क्या लिखोगे, 5। ये हुआ क्या, देखो ये क्या हुआ कि साहब ये जो -5 बोल रहे हो यानी कि x का मान ही यहां निगेटिव है, तो x का मान जब ये निगेटिव है तो बना कैसे, देखो ये माइनस एक एक्स्ट्रा बाहर लेके आता है। हम क्या बोल रहे समझना, थोड़ा समझने में कठिनाई होगी। हम क्या बोल रहे समझना, अगर x नेगेटिव है, ये मालूम है कि वो बनेगा 5, -5 का रूट 5 बना है, सॉरी मॉड 5 बना, ये मालूम है, पर ये बना कैसे है, यानी कि x यहां नेगेटिव आया। अब जब x नेगेटिव आया, जब x का वैल्यू नेगेटिव है तो ये एक और माइनस लेके आता है, एक और माइनस लेने के चक्कर में ये माइनस तो इसका हो गया और x का वैल्यू ऑलरेडी -5 है तो जाके ये बन जाता -5। अर्थात
यहां से आप एक बात को दिमाग में हमेशा पुट रखेंगे कि भैया अगर इसके अंदर अगर हमारा x पॉजिटिव है, अगर हमारा x क्या है पॉजिटिव है, तो सीधा बाहर निकल जाएगा, x जो रहेगा वही बाहर निकल जाएगा। देखो ना, अगर ये पॉजिटिव था तो सीधा बाहर निकल गया। ठीक, ये कंडीशन लिखें x पॉजिटिव है ताकि ये पता चले आपको कि इसके अंदर जो डाला हुआ क्वांटिटी है वो क्या है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है साहब तो सीधा बाहर निकलेगा। हाँ, पर अगर ये नेगेटिव था तो एक और माइनस लेके बाहर निकलता है, जिस कारण से ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है। अर्थात अगर x नेगेटिव है, क्योंकि हमको इस x के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये क्या होने वाला है, कभी पॉजिटिव बन जाएगा, कभी नेगेटिव बन जाएगा, कभी जीरो बन सकता है। तो अगर ये नेगेटिव है तो एक और माइनस लेके बाहर निकलेगा। ये बात तो समझ में आ गई सर कि पॉजिटिव नेगेटिव का मामला। पर जरा बताओ जीरो को कहां सेट करोगे? अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, जीरो को जहां मर्जी वहां सेट कर दो, आइदर यहां या फिर यहां। तो चलो हम अपनी खुशी के लिए यहाँ पे पॉजिटिव को सेट कर देते हैं, यानी कि अगर x जीरो रहा तो भी जीरो बाहर निकलेगा, x पॉजिटिव रहा तो भी x बाहर निकलेगा। लेकिन अगर x नेगेटिव हुआ, अगर x नेगेटिव हुआ तो एक और माइनस लेके बाहर निकलेगा, तब जाके वो प्लस बनता है। जरा सोचो, अगर मॉड 5 था तो ये बाहर कैसे निकला होगा? निकला तो होगा ये x ही, लेकिन एक और माइनस लेके, तब जाके कहीं ये माइनस माइनस प्लस 5 बनता है। बात समझ में आ रही है? अर्थात जब भी कभी हम मॉड को तोड़ेंगे, जब उसके बारे में हमको डाटा कोई गिवन नहीं हो कि वो उसके अंदर में नेगेटिव क्वांटिटी है या पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ज्यादा इत्मीनान से, ज्यादा चालाकी नहीं करना है भाई। इसको दोनों केस में सॉल्व करना होगा कि अगर वो पॉजिटिव है तो सीधा निकलेगा, और अगर नेगेटिव है तो माइनस लेके बाहर निकलेगा। कोई शक, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। देखो, ये तो हो गई बेसिक सी बात सर कि भाई मॉडुलस के बारे में अब हमको समझ में आ गया कि मॉडुलस एक ऐसा मशीन है, अगर माइनस डालते हो तो एक और माइनस लेके बाहर निकलता है, जिससे कि वो प्लस बन जाता है, और अगर आप प्लस डालते हो तो कोई बात ही नहीं है, वो पॉजिटिव निकलेगा ही निकलेगा। कोई समस्या? ओके, अब हम थोड़ा सा इसके ग्राफिकल व्यू को देखते हैं कि आखिर क्या है। देखो, हमने आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तो थोड़ा सा आइडिया मिला, आपको धीरे धीरे सारा आइडिया मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन का, जब हम इक्वेशन सीखेंगे आपको खींचने के लिए सिखाएंगे। तो देखिए, अभी ये याद रख लो कि ये ग्राफ है हमारा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ठीक बात। और ये जो ग्राफ है हमारा कैसा है? ये ग्राफ है हमारा y इक्वल टू माइनस एक्स का। अर्थात अगर तुमसे कोई बोले y बराबर x का ग्राफ खींचो, बिना देखे सोचे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये ग्राफ हो गया हमारा y बराबर x का। अगर कोई आपसे बोले कि y बराबर माइनस एक्स खींचो, तो ये नहीं खींचना है हमको, ऐसा नहीं कि दोनों खींचेंगे, नो, सिर्फ माइनस एक्स खींचना। तो ये रहा साहब y बराबर, ये ग्राफ हो गया हमारा y बराबर माइनस एक्स का। कोई दिक्कत? पर मेरा टारगेट क्या है? मॉड x का ग्राफ खींचना। देखो तो, जरा देखो तो, y बराबर अगर हम तुमसे पूछे मॉड x के बारे में, तो मॉड x के बारे में क्या सीखा अभी तुमने? अभी हम लोग सीखे सर कि y बराबर मॉड x जो है, ये देखो, ये है y बराबर, कोई भी फंक्शन को हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मॉड x है ना, आप ये मॉड x किसके बारे में सोच रहे हैं? ये क्या है? तो मॉड x क्या है? किसी के बराबर तो है, तो वही हम इसको बोलेंगे y बराबर हमेशा fx फंक्शन। और आपको एक बात दिमाग में सेट कर लेना, हमको पूरे 12th के अंदर, यानी कि अप टू इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं हम, जो आपको फंक्शन पढ़ना वो y बराबर fx फंक्शन ही पढ़ना, ठीक है? यानी कि इसीलिए हम किसी फंक्शन को y बराबर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो y बराबर ये जो मॉड x है, इसको हमने तोड़ा सा कि ये x हो गया कब? जब ये पॉजिटिव है, और एक और माइनस लेके आता है, यानी कि माइनस होगा कब? जब ये नेगेटिव है। कोई दिक्कत? चल, ये तो समझ में आ गया। अब इसके थोड़े से ग्राफ के बारे में हम आइडिया ले लेते हैं। देखो, ये हो गए हमारे x एक्सिस और ये हो गए हमारे y एक्सिस। कह रहा कि मॉड x एक बार x हो रहा है, तो y बराबर x का ग्राफ तो यही है ना? जरा सोचो, y बराबर x, ये कब है मेरे भाई? तो ये हमेशा नहीं है, ये तब है जब x का मान 0 या उससे बड़ा है। जरा सोचो, x का मान 0 या उससे बड़ा कौन से एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है? तो पॉजिटिव x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इस समय y बराबर x हम ग्राफ कंसीडर करेंगे, अर्थात केवल ये जो y बराबर x ग्राफ है, उसका केवल इतना पार्ट हमको लेना है, ये पार्ट हमारा हट जाएगा, क्योंकि y बराबर जो x है ना, वो हमेशा नहीं है, तब है जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 या 0 से बड़ा है। ओके, फिर अगर हम तुमसे बोले y बराबर दूसरा पार्ट हमारा है माइनस एक्स, तो y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ तो हम जानते हैं साहब ऐसा होगा। पर ये y बराबर माइनस एक्स की तो बात हो रही है, ये कब हो रही है? जरा सोचो, y बराबर माइनस एक्स कब है? जब हमारा x नेगेटिव है। तो भाई x नेगेटिव किधर है? इधर। तो इधर वाले पोर्शन में माइनस एक्स का ग्राफ तो केवल यही दिख रहा है, यानी कि ये ग्राफ हो गया हमारा
y बराबर माइनस एक्स का, ये पोर्शन हमारा आंसर में नहीं आएगा, और ये हो गया y बराबर x का ग्राफ। ठीक, कहने का मतलब हुआ y बराबर मॉड x में दो ब्रांचेज बनते हैं, एक y बराबर x कब, जब x पॉजिटिव है अर्थात ये वाला ब्रांच, और y बराबर माइनस एक्स कब, जब x नेगेटिव है अर्थात ये वाला ब्रांच। कोई दिक्कत, इसका इधर वाला ब्रांच नहीं लेना है, क्योंकि ये पोर्शन देखो y बराबर माइनस एक्स को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कब, जब x का मान पॉजिटिव होना है ना। कहने का मतलब आपको जैसे ही y बराबर मॉड x का ग्राफ खींचना हो, अब सब कुछ को मारो गोली, सीधा इसको याद रखना, यही ग्राफ है y बराबर मॉड x का, यानी कि ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में y बराबर मॉड x का ग्राफ है। कोई समस्या? नो सर, कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक बात, चलिए अब थोड़ा इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझते हैं। ये तो ग्राफ की बात हो गई, अब इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझते हैं। समझिएगा बात को, अगर तुमको दिया हुआ है कि मॉड x बराबर 2, समझो, समझना, अभी हम ये सारा चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन कैसे कैसे डिस्कस कर रहे हैं उसको पहले आप सीख जाओ, फिर तरीके देखना। आपको अलग अलग तरीका जरूर दिखाई देगा, अभी जब सब पढ़ा देंगे आपको तो सारे तरीके आपको एक ही नजर आएंगे। जब जो मर्जी करे, जिधर से आसान लगे उधर से कर लेना। ठीक है, देखो y बराबर मॉड x, पहले हम कैसे सोचेंगे, पहले सोचेंगे हम बिल्कुल इसको सॉल्व करने के लिए, तो हम सोचेंगे एकदम एनालिटिकल तरीका, एनालिटिकल तरीका, हम तोड़ जोड़ तरीका, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सर मॉड x बराबर 2, हमारे पास सॉल्यूशन करने का कोई आइडिया नहीं है अभी कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, नहीं सॉल्व करें, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं कि मॉड किसको लिखा होगा, एक्स स्क्वायर को लिखा होगा मॉड। ठीक बात, बराबर क्या बन गया 2। इस मॉड आपको सिखाया ना अभी कि देखो ना, एक्स स्क्वायर के रूट को हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे, मॉड, यानी कि इवेंथ रूट का इवेंथ रूट, सॉरी एक्स के पावर इवन का इवेंथ रूट, इसी को तो मॉड लिखा है ना। तो अब सबसे पहले यहां पे हम एक्स, इस मॉड एक्स को लिख दिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक बात, अब आपको पता है इस स्क्वायर को हटाने के लिए आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, या तुम ऐसे सोचो कि स्क्वायर रूट जब उधर जाएगा तो क्या लाएगा, स्क्वायर लाएगा। जैसे स्क्वायर उधर जाते हैं स्क्वायर रूट बनते हैं, ऐसे ही अगर स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, वो स्क्वायर बनाएगा, मुंडी पे स्क्वायर चढ़ा देगा। तो देखो ये स्क्वायर रूट को यहां से हटाए, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2 टू द पावर 2 अर्थात 4 हो गया। फिर वही कहानी, एक्स स्क्वायर बराबर यहां से क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर बराबर 4 मिला, तो एक्स बराबर यहां से क्या लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 4 अर्थात प्लस माइनस 2। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है, हमने आपको इक्वेशन सॉल्व करते समय पहली बार बोल दिया कि देखो अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 है और तुमने इसको सीधा सीधा रूट अंडर 4 लिख दिया और एक्स बराबर 2 लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये अधूरा सच है, पूरा सच नहीं है। तो सच क्या साहब, तो देखो ना, तुम खुद सोच के देखो, हम क्या बोले तुमको अभी कि तुम अगर x का वैल्यू 2 पुट करते हो तो 2 का स्क्वायर 4 LHS RHS बराबर हो गया, यानी कि x बराबर 2 भी इसका सॉल्यूशन है। कोई बोलेगा कि अगर x बराबर -2 भी पुट करते हैं तो -2 का स्क्वायर फिर भी तो 4 आएगा, अर्थात वो भी तो सॉल्यूशन है। हाँ, इसीलिए जब कभी स्क्वायर बदलते हैं स्क्वायर रूट में तो प्लस माइनस के साथ बदलते हैं, हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए हमने अभी यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4 है तो x बराबर सीधा अंडर रूट 4 नहीं लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 4 लिखना होगा। कोई दिक्कत? चलिए, मतलब यहां से हमको पता चल गया कि अगर मोड x बराबर 2 है, यहां से x का मान क्या मिला, प्लस माइनस 2। मतलब एक बात सीधी सी जानकारी यहां पे इतना समझने से हो गया कि अगर मोड x बराबर कोई कांस्टेंट है k, कोई कांस्टेंट है k, और हाँ अभी k कैसा है, पॉजिटिव है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा पॉजिटिव है। अभी नेगेटिव होगा तो क्या होगा, आगे चर्चा करेंगे, अभी ये पॉजिटिव है। अर्थात मोड x बराबर कोई कांस्टेंट k है जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम सीधा बोल देंगे x बराबर प्लस माइनस के। देखो मोड x बराबर 2 था तो x का मान यहां से क्या मिला था, प्लस माइनस 2, अर्थात मोड जैसे ही हटता है तो प्लस माइनस लगा देता। अब इतना बात दिमाग में रख लीजिए, कोई दिक्कत? जैसे ही मोड हटेगा तो प्लस माइनस लगा देंगे, इतना बात दिमाग में आपको सिर्फ रख लेना। ठीक बात, ये तो हो गया एनालिटिकल तरीका से हमने एक ऑब्जर्वेशन सीखा, उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग एक रूल अपने दिमाग के अंदर बांट लिया कि भाई अगर मोड x बराबर कोई कांस्टेंट k है तो x का वैल्यू सीधा लिखेंगे क्या, प्लस माइनस k। ठीक बात, अब थोड़ा सा समझते हैं इसको ज्योमेट्रिकली। तुम सोचो मोड x बराबर 2 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप एक सबसे पहले नंबर लाइन खींचिए x एक्सिस वाला, क्योंकि हम किसका वेरिएंट ले रहे हैं, x का। तो x एक्सिस आप समझिए ये हमारा x एक्सिस है। ठीक, मोड बताता है एब्सोल्यूट वैल्यू,
मॉड एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, पर वो डिस्टेंस कहां से? तो अपने फिक्स्ड पॉइंट से। अब वो फिक्स्ड पॉइंट क्या होएगा? देखो, तुम सट से मॉड के अंदर घुस जाओ, जैसे ही तुम मॉड के अंदर घुसोगे तो क्या मिल जाएगा? x, उसको 0 के बराबर पुट कर दो, तो मॉड x बराबर 0, यही हमारा बन गया फिक्स्ड पॉइंट। क्या बन गया? फिक्स्ड पॉइंट। अर्थात ये रहे हमारा x बराबर 0, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट हो गया। अब सवाल क्या कह रहा समझना, ये मॉड ऐसा चल रहा है अपने फिक्स्ड पॉइंट से, यानी कि x कुछ ऐसा मूव कर रहा है अपने फिक्स्ड पॉइंट से कि उसका डिस्टेंस हमेशा अपने फिक्स्ड पॉइंट से 2 यूनिट होना चाहिए। यानी कि ये 0 से कुछ ऐसा चलेगा कि इसका डिस्टेंस हमेशा 2 यूनिट होना चाहिए, यानी कि 0 + 2, यानी कि इसको रहना होगा 2 पे। x अगर ऐसा रहेगा तभी अपने फिक्स्ड पॉइंट से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे रहना पड़ेगा। अब एकदम कोई इंटेलिजेंट टाइप का लड़का बोला कि सर 2 यूनिट का डिस्टेंस अगर आप बोल रहे हो तो डिस्टेंस तो इधर भी 2 होगा और डिस्टेंस इधर भी 2 होगा। ऑफ कोर्स यू आर राइट है। देखो, तो 0 से 2 आगे बढ़े तो 0 से 2 पीछे भी तो हो सकते हैं, 0 - 2 अर्थात -2। कहने का मतलब हमारे 2 पॉइंट ऐसे हो गए जो कि इसके फिक्स्ड पॉइंट से एकदम 2 यूनिट का डिस्टेंस बनाता है। तो 0 + 2 अर्थात 2 एंड 0 - 2 अर्थात -2। मतलब यहां से ये पता चल गया x बराबर +-2 हमारा दोनों आंसर है। x बराबर 2 और -2 ये दो ऐसे पॉइंट है जो अपने फिक्स पॉइंट से हमेशा 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है। एनी प्रॉब्लम? कोई सर बढ़ा जा आगे? ओके, अब थोड़ा क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। क्लियर? दिक्कत तो नहीं हो रही ना? बढ़ा जाए आगे। देखो, एकदम छोटा छोटा सवाल कर रहे हैं, एकदम छोटा छोटा सवाल कर रहे हैं, और हम आपको दिखा देंगे इस मॉडुलस फंक्शन में छोटे छोटे सवाल करते करते हम कब बड़े हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और हम आपको एक दो ऐसे सवाल बता देंगे जो बिल्कुल बेसिक मैथ से, देखना कैसे पूछा है आपको, यहां नहीं अप टू जेई तक की बात बता रहे हैं। हम आपको दिखा देंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। हाँ देखिएगा, पहली बात आप ये समझना कि सर इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देते, x - 5 = 3 मान लो, कह रहा है इसको सॉल्व करो। तो हाँ, एक तरीका तो हमने इससे पहले सीखा था मेथड 1 वाला, जैसे ही मॉड हटेगा साहब x - 5, ये मॉड हटेगा उधर लगा देगा +-3, कोई समस्या नहीं। और हम थोड़ा और खुश हो जाएंगे, x बराबर चाहिए हमको -5 उधर भेज देंगे तो +5 और पहले से इधर +-3 है, ओके नो प्रॉब्लम। x = यहां से एक बन गया 5 + 3 और एक बन गया 5 - 3 अर्थात x का वैल्यू 8 हो गया और 2 हो गया। कोई दिक्कत? नो सर, बहुत बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो ये तो है, ये तो बड़ा ही बेसिक सा चीज है, इसको समझना भी है। हमारा जो मकसद था वो ज्योमेट्रिकल मेथड से इसको बनाना, इस चीज को समझिए। इसके बाद ग्राफिकल मेथड भी सीखेंगे, एक और तरीका सीखेंगे, लेकिन चलो देखते हैं। अब हमने क्या बताया आपको कि सबसे पहले आप किसी भी मॉड को सॉल्व करते समय एक फिक्स्ड पॉइंट को खींचिए कि वो फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है हमारा। उसके लिए आपको मॉड के अंदर घुसना होगा। ताला लगा होगा तो क्या करेंगे सर, हैं? तो मॉड के अंदर पहले घुस जाओ, ताला वाला नहीं रहता है। तो मॉड के अंदर जैसे ही घुसोगे तो क्या हो जाएगा, x - 5 जिसको हम लोग 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा अर्थात कहीं तो होगा x का मान 5। ये हमारा बन गया फिक्स्ड पॉइंट, ये हो गया हमारा क्या, फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ओके। अब क्या बोलना, सवाल समझना, x ऐसे मूव कर रहा है कि अपने फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा 3 यूनिट के बराबर हो, अर्थात 5 से 3 आगे चले जाएंगे तो 5 + 3 8 हो जाएगा, 5 से 3 पीछे चले जाएंगे तो 5 - 3 अर्थात 2 हो जाएगा। मतलब x बराबर 2 एंड 8, ये दोनों हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इससे पहले वाले मेथड में भी आपको यही दोनों सॉल्यूशन मिला है, और ये बड़ा ही एडवांस तरीका, बहुत ही अच्छा मेथड है। जब आप समझेंगे तो बहुत कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा इसको। देखिएगा, जब हम अपने फिक्स्ड पॉइंट से ऐसे चल रहे हैं कि अपने फिक्स्ड पॉइंट से 3 यूनिट का डिस्टेंस है, पक्की बात है उसको यहीं बैठना पड़ेगा। अगर कोई यहां बैठ गया तो 3 यूनिट यहां पर रहा, उसको 3 यूनिट से कम हो गया ना डिस्टेंस उसका। पर सवाल तुमको कह रहा है कि भाई अपने फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा 3 यूनिट के डिस्टेंस पे होना चाहिए, मतलब इसको यहां से उठ के यहां बैठना पड़ेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? आगे बढ़ा जाए, ओके। सिमिलरली अब एक और सवाल किया जाए या फिर कुछ कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जाए। चलो सवाल तो आते रहेंगे, अभी सवाल बनाना मेरा मतलब नहीं था, कुछ कॉन्सेप्ट को सीखना मतलब था। अब उसको सीख लिया हम लोग, अब थोड़ा सा हम इसका ग्राफिकल व्यू देखते हैं, ग्राफिकल तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, अगर हम तुमसे पूछे y बराबर, सॉरी यही सवाल था, मोड x बराबर मान लो 3, हमारा यही सवाल था। अब हम इसके ग्राफिकल व्यू से समझते हैं।
देखो इसके ग्राफ को समझने से पहले आप एक छोटा सा बात आपको हम समझाना चाहते हैं। मान लीजिए कोई दो फंक्शन fx बराबर gx है। अगर ग्राफ से आप सोचना चाहते हैं, अगर आप ग्राफ से सोचना चाहते हैं तो सोचेंगे कैसे? तो सर ये रहे हमारे x एक्सिस, ये रहे हमारे y एक्सिस। ये जो fx और gx है दो फंक्शन है, इस दोनों फंक्शन के आपको ग्राफ, अभी हो सकता है आपको सारे फंक्शन के ग्राफ के बारे में आइडिया नहीं हो, पर धीरे धीरे हम लोग सारा आइडिया ले लेंगे, चिंता नहीं करना। मान लो ये हमारा fx को रिप्रेजेंट करता है, ठीक बात, और ये हमारा gx को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा क्या है? gx, और ये हमारा हो गया fx। देखो fx को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं समझने के लिए। ये हमारा fx हो गया और ये हमारा क्या हो गया? gx हो गया, ठीक। अगर हम तुमसे पूछे fx बराबर gx, जरा सोचो, जहां पे दोनों ग्राफ मिले हैं ये पॉइंट कुछ तो होगा। मान लो x बराबर c है, यानी कि x बराबर c एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर हम fx का मान निकाले तो भी यही निकलेगा और gx का मान निकालेंगे तो भी यही निकलेगा। यानी कि जिस पॉइंट पे दो ग्राफ मिलते हैं वो उसी जगह बराबर होते हैं। जिस पॉइंट पे दोनों ग्राफ मिलेंगे वो उसी जगह बराबर होते हैं, ठीक बात। अगर सवाल ऐसा दिया रहता कि fx is greater than gx, समझना मतलब fx बड़ा होना चाहिए, किससे? gx से। कौन है fx? ये मोटा वाला fx है। जरा तुम सोच के बताओ, ग्राफ में बड़ा होने का मतलब होता है कौन सा ग्राफ ऊपर है। जरा सोचो, इस जगह दोनों बराबर है, अगर इससे x का वैल्यू c से आगे कहीं भी जाते हैं, कौन सा ग्राफ हमको ऊपर निकल रहा है? देखो यही ग्राफ हमको ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। यानी कि c से जैसे ही x का वैल्यू आगे बढ़ाएंगे fx बड़ा दिख रहा है ना। अर्थात अगर हमको सॉल्व करना हो fx इज ग्रेटर देन gx, तो हम सीधे बोलेंगे कि सर x हमारा बड़ा होना चाहिए किससे? c से। देखिए ये इनइक्वालिटी सभी समझाएंगे, हम चिंता मत करिए। x हमारा क्या होना चाहिए? c से आगे हम जब भी कहीं जाएंगे x का वैल्यू हमको क्या मिल, fx का वैल्यू क्या मिल जाएगा? gx से बड़ा मिल जाएगा, ठीक। क्या होगा अगर x बराबर c से पहले हम बात करें? x बराबर हम c से पहले अगर बात करेंगे तो कौन सा ग्राफ ऊपर है? देखो मेरे पास दो ग्राफ है, एक ग्राफ ये हो गया और एक ग्राफ ये हो गया। कौन सा ग्राफ ऊपर है? ये कौन सा ग्राफ है? gx का। यानी कि c से पहले gx हमारा क्या है? बड़ा है। यानी कि अगर हमको ऐसा दिया रहता gx इज ग्रेटर देन fx, तो हम बोलते सीधे x इज लेस देन c। यानी कि x c से पहले अगर हम बात करें, c से छोटा x का वैल्यू जैसे हम डालेंगे तो हमारा gx बड़ा हो जाएगा किससे? fx से। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? ओके, तो कोई भी दो ग्राफ का बराबर होने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा, जो मेरा मेन मोटो था उस बात को समझते हैं। इस ग्राफ को हम लोग कैसे ग्राफिकली, सॉरी मॉड के इस इक्वेशन को हम लोग कैसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। देखिए, जब भी कभी इस तरह के मॉड के इक्वेशन आपको नजर आए, तुम ये सोचो हमारा ये भी एक फंक्शन है जिसको हमने fx बोला, और ये भी हमारा कोई फंक्शन है, इसको भी हमने fx बोला। fx मतलब क्या हो गया? कोई फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या बोला हमने? y बोला ना, y बराबर fx मानते हैं। तो भैया ये y बराबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी y बराबर mod x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास दो ग्राफ हो गया साहब, y बराबर ये रहे mod x, y बराबर ये हो गए दोनों मिला के mod x। अच्छा ठीक बात, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तुम ये बताओ, अगर इस ब्रांच का नाम तुमसे पूछे, इस ब्रांच का नाम क्या है, तो बताओ y बराबर x, हमने पहले आपको सिखा रखा है। अगर इस ब्रांच का नाम तुमसे पूछे ये क्या है, तो ये है y बराबर -x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ओके, तो y बराबर mod x का ग्राफ तो खींच लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब हम y बराबर 3 खींचेंगे। देखो कल ही हमने स्ट्रेट लाइन में सिखाया आपको कि y बराबर 3, y बराबर कांस्टेंट x एक्सिस के पैरेलल कहां से पास करेगा? वहां से जिस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। तो y बराबर 3, ये रहे 1, ये रहे 2, ये रहे 3, यानी कि y बराबर 3 x एक्सिस से गुजरेगा इस पॉइंट से होते हुए। ये लो, ये ग्राफ है हमारा y बराबर 3। जरा बताओ, ये दोनों ग्राफ जहां मिलेंगे वहीं तो बराबर होंगे। ये दोनों ग्राफ जहां मिलेंगे वहीं तो बराबर होंगे।
तो कहां मिले हैं? तो सर इस पॉइंट पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग x का मान क्या है हमको अभी नहीं मालूम। यहां भी मिले हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग x का मान क्या है हमको नहीं मालूम। लेकिन इतना तो कह सकते हैं इस जगह ये ग्राफ y बराबर x है और इस जगह ये ग्राफ y बराबर 3 है। चूंकि दोनों मिले हैं तो दोनों फंक्शन बराबर होंगे। अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होना होगा, अर्थात x बराबर ये क्या हो गया, x का मान 3 हो गया। नहीं आया, नहीं। अरे कुछ नहीं भैया, देखो ये y बराबर x है और ये y बराबर 3 है, LHS बराबर है तो क्या RHS बराबर नहीं होएगा? तो x बराबर 3 होगा कि नहीं? बोलो। चलो अब अगर इस पॉइंट की बात तुमसे करें, देखो ये ग्राफ क्या है, y बराबर माइनस एक्स, और ये ग्राफ तो सदाबहार है, ये तो y बराबर 3 ही है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये y बराबर 3, ये रहे हमारे y बराबर 3 और ये y बराबर माइनस एक्स, अर्थात LHS अगर बराबर है तो क्या हम x माइनस एक्स बराबर 3 नहीं बोल सकते? क्या माइनस एक्स बराबर 3 नहीं बोल सकते हैं? तो क्या यहाँ से x का वैल्यू माइनस 3 नहीं आ जाएगा? तो ये पॉइंट को हम माइनस 3 नहीं बोल सकते क्या? और देखो ना, आपको दोनों तरीका, जो हम ज्योमेट्रिकल व्यू आपको समझाए थे डिस्टेंस वाले तरीके से, वहां भी आपको बताया था कि x मॉड x बराबर अगर 3 है तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? प्लस माइनस 3। और ग्राफिकली भी ये बात आ गई। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बात समझ में आ रहा है क्या? नहीं। ओके, अगर आ रहा है तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए मतलब अब इसी चीज को अब थोड़ा सा हम फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, देखिएगा आप, तब आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। फॉर्मुलेट कैसे करेंगे देखो। अब यहां क्या क्या हो सकता है जरा देखिए। मोड x बराबर 3, दूसरा बात हो सकता है मोड x ग्रेटर देन 3, तीसरा बात क्या हो सकता है मोड x लेस देन 3, चौथा बात क्या हो सकता है कि मोड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, फिर क्या हो सकता है कि मोड x लेस देन और इक्वल टू 3। कुछ और भी हो सकते हैं, और तो नहीं हो सकते? अच्छा कोई बोलेगा कि मोड x बराबर -3 भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि सारी बात हर टाइम प्लस वाला वैल्यू ही ले। हो सकता है मोड x बराबर -3 हो जाए, हो सकता है मोड x ग्रेटर देन -3 दे रखा हो सकता है मोड x लेस देन -3 दे रखा हो, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड मोड x लेस देन इक्वल टू -3, कुछ भी दे सकता है। जो भी देगा दिल से सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे कि कैसा सॉल्यूशन होता है, अभी सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया समझना, मोड x बराबर 3 अभी तो सीखा कि साहब ये रहे, एक ही ग्राफ खींचेंगे सारा आइडिया आ जाएगा आपको। ध्यान से देखिए, ये है y बराबर हमारा मोड x का ग्राफ, ये हो गए ये y एक्सिस और ये हो गए x एक्सिस, ये ग्राफ मिलके हो गया y बराबर मोड x और बराबर 3, तो ये लो बराबर 3, y बराबर 3। अभी हमने निकाला था, ये पॉइंट था 3 और ये पॉइंट था -3, कोई शक? नो। तो पहला बात तो समझ में आ गया कि अगर मोड x बराबर 3 था तो x का मान +-3 हो गया, यानी कि अगर मोड x बराबर कोई कांस्टेंट k दें तो यहां से सीधा बोलेंगे x बराबर +-k, यानी कि पहले इक्वेशन के बारे में तो कुछ नहीं सोचना है, एक फार्मूला यहां से हमारा ये डिजाइन हो गया। कोई तो ध्यान नहीं। अब हम थोड़ा सा अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक क्या देखो, मोड x ग्रेटर देन 3। ये एक ग्राफ को रिप्रेजेंट किया, ये दूसरे ग्राफ को रिप्रेजेंट किया, और दो ग्राफ में इस बार सवाल बराबर नहीं दिया। जहां बराबर दिया रहता था ये खोजते थे कि दो ग्राफ एक दूसरे को कहां मिले हैं। अब यहां क्या दिया हुआ है, मोड x ग्रेटर देन 3, मतलब ये सोचेंगे ग्राफ में मोड का ग्राफ 3 से ऊपर कब है, मोड का ग्राफ 3 से ऊपर कब है। जरा सोचो, y बराबर जहां मोड का ग्राफ ऊपर होगा वही तो इससे बड़ा होगा। सोचो दो ग्राफ में अगर ये fx है और ये gx है, fx इज ग्रेटर देन gx, इसका मतलब क्या हो गया, fx को ऊपर होना चाहिए, यानी कि मोड x को 3 से ऊपर होना चाहिए। जरा देखो तो मोड x 3 से ऊपर कहां है, ये पार्ट और ये पार्ट है ना, क्योंकि अगर हम इसके पहले बात करते हैं तो मोड x नीचे है और ये y बराबर 3 ऊपर है, पर हमको क्या चाहिए, मोड x ग्रेटर देन 3। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, अगर आप बोल रहे हो मोड x ग्रेटर देन 3 तो हम बोल सकते हैं कि x का मान 3 से बड़ा, x इज ग्रेटर देन 3, लेकिन और भी कुछ है, एंड x इज लेस देन -3,
एंड x इज लेस देन -3, यानी कि ये दोनों पोर्शन हमारे आंसर में आ जाएंगे। अगर इन जनरल इसको हमको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो अगर mod x बराबर ग्रेटर देन k दिया हुआ है तो सीधी बात करेंगे x इज ग्रेटर देन k एंड x इज लेस देन -k। इस बात को आप दिमाग में गठरी बांध लेंगे कि mod x ग्रेटर देन k, इट मींस x इज ग्रेटर देन k एंड x इज लेस देन -k। कोई दिक्कत? ठीक बात। ऐसे ही अब हम इसके बारे में सोचते हैं क्या कि mod x लेस देन 3, अगर हम mod x लेस देन 3 तुमसे पूछे, यानी कि mod x का ग्राफ नीचे होना चाहिए। किससे? 3 से। mod x का ग्राफ किससे होना चाहिए? 3 से नीचे। तो सोचो y बराबर 3 ये रहा, और mod x का ग्राफ 3 से नीचे कब है? ये रहा सर, यही ग्राफ तो हमारा mod x का वैल्यू 3 से नीचे, ये पूरा का पूरा होल सोल। ये कब मिला है? इसी बीच में, -3 से आगे और 3 से पीछे मिला है। यानी कि हम बोल सकते हैं सीधा इसके लिए जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, यानी कि x का वैल्यू -3 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। कोई दिक्कत? अर्थात इन जनरल अगर हम तुमसे पूछे क्या कि अगर दिया हुआ mod x लेस देन k को सॉल्व करो तो सीधे बोलेंगे -k से बड़ा है x और छोटा है k। आ रही बात या नहीं आ रही है? चलिए इस बात को समझ में आ गया। अब हम अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा हो एंड लेस देन और इक्वल टू लगा हो तो क्या करेंगे? देखो, चाहे ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू लग जाए या लेस देन के साथ इक्वल टू लग जाए, सब कुछ ऐसा ही करेंगे, बस इक्वल टू को हर जगह शामिल करते चले जाएंगे। कहने का मतलब अगर mod x ग्रेटर देन 3 है तो यहां भी इक्वल टू लगाएंगे, यहां भी इक्वल टू लगाएंगे। अर्थात अगर यहां इक्वल टू है तो यहां भी इक्वल टू लगाएंगे, यहां भी इक्वल टू लगाएंगे। सेम कहानी अगर इसकी बात करें लेस देन और इक्वल टू 3 तो यहां दोनों जगह बराबर के चिन्ह में यहां इक्वल टू इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी भी लगा देंगे। बस इतना ही अंतर है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। ओके, अब हम इसके बाद थोड़ा सा इस नीचे वाले पोर्शन को आपको समझाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिगर कचरा हो गया, इस फिगर को मिटा के फिर से इसी फिगर को ड्रॉ करते देखिएगा। और आज तो हम आपको ग्राफिकली सिखा रहे हैं, कल के क्लास में हम आपको इसी चीज को ज्योमेट्रिकली सिखाएंगे, वही डिस्टेंस वाले रूल से, एब्सोल्यूट वैल्यू वाले रूल से, और बहुत मजा आएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इतना झमेला से बच जाएंगे भाई। हाँ, अब झमेला इट मींस ये नहीं कि यही मेथड मेरा अच्छा है या वही मेथड मेरा अच्छा होगा जो हम कल सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जब जहां अप्लाई करने में आसान हो जाए मेरे हमको, जिस जगह हमारा मेथड जो आसान लगेगा हम वही अप्लाई कर देंगे, वही हमारे लिए एकदम चकाचक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर तुमसे कोई पूछे mod x इज इक्वल टू -3 तो सीधा बोलना पागल हो गए साहब, है पागल हो गए। mod क्या है भाई? mod क्या है? mod एक ऐसा मशीन है, या तो ये 0 देगा या पॉजिटिव देगा। अगर 0 या पॉजिटिव दिया तो हम बोल सकते हैं mod x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, कभी नेगेटिव होगा क्या? तो आप कैसे बोल रहे हो कि mod x इज इक्वल टू -3? अर्थात यहां से नो सॉल्यूशन बोलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि कभी भी mod नेगेटिव के बराबर नहीं होगा, हमेशा mod या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। ऐसे टर्म को बोलते हैं जिसका मान या तो 0 हो या पॉजिटिव हो, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव यानी कि जो नेगेटिव नहीं है, अर्थात 0 है या पॉजिटिव है, उसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव। तो कोई भी नॉन नेगेटिव टर्म नेगेटिव के बराबर कैसे होगा? नहीं होगा रे बाबा, ये गलत हो गया, नो सॉल्यूशन, सवाल ही गलत है। ठीक, इसी तरह से mod x इज ग्रेटर देन -3, तुम सोच के बताओ mod x इज ग्रेटर देन -3, पागल वाला सेंस नजर आ रहा है ना? mod एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। अगर ये 0 भी होता ना तो 0 भी माइनस से बड़ा होगा, नेगेटिव से बड़ा होगा। यानी कि mod x का वैल्यू या तो 0 होगा या कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा। तुम खुद सोच के देखो, कोई 0 वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू तो नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, होगा कि नहीं होगा? यानी कि अगर कहीं दिया हुआ mod x इज ग्रेटर देन -k तो हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। क्या बोलेंगे? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। भाई इस x के किसी भी मान के लिए एकदम सत्य है, हमेशा सही होगा, यानी कि इसका आंसर कुछ भी हो सकता है ना? ये हमेशा ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। कोई भी mod हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। अर्थात ये बात भी समझ में आ गई। सॉरी इसकी बात कर रहे थे हम लोग। इसी तरह से सोचो, अगर हम mod x लेस देन -3 तुमसे पूछे तो पागल हो गए सर, हैं? mod x लेस देन 3, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू -3 से छोटा हो सकता है क्या? खत्म कहानी, नो सॉल्यूशन, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। वही बात इक्वल टू और इक्वल टू लगाने में कोई फायदा नहीं है। अब इसको ग्राफ से हम कैसे सोचेंगे? देखो यही बात है,
बस सोचने का फेर है, आप सोचेंगे जब तक नहीं तब तक आगे बढ़ नहीं सकते हम लोग। देखिए ये mod x का ग्राफ है और ये सॉरी मिस्टेक हो गया, इस बार हमको y बराबर 3 नहीं चाहिए, क्या चाहिए y बराबर -3। तो y बराबर -3 कहां से पास करेगा, x एक्सिस के पैरेलल तो होएगा, बात समझ में आ रही है सर, लेकिन -3 से गुजरेगा, ये है y बराबर -3 का ग्राफ। सोचो mod x बराबर -3, क्या mod कभी भी -3 वाले ग्राफ को टच भी किया है? बराबर होने का मतलब जहां दोनों कटेंगे वहीं बराबर होंगे। कहां y बराबर -3 यहां है, कहां y बराबर mod x यहीं आगे खत्म हो गया, यहां से नीचे जा ही नहीं रहा तो कटेगा कभी, तो बस सीधे बोलेंगे नो सॉल्यूशन। फिर सोचो mod x का ग्राफ -3 से बड़ा, तो ग्राफिकली बड़ा का मतलब क्या होता है, mod x को हमेशा दिखना चाहिए ऊपर, किससे, -3 से। देखो वो तो हमेशा y बराबर mod x -3 का ग्राफ ये है, और mod x का ग्राफ इससे ऊपर, जो ग्राफ ऊपर है वही तो बड़ा है, ये तो हमेशा ही ऊपर रहेगा, कभी इससे नीचे होने का चांस ही नहीं है। इसीलिए इसका आंसर हम बोलते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए हमेशा सत्य है। सिमिलरली mod x इज लेस देन -3, अब तुम खुद सोच के देखो, mod x का वैल्यू -3 से छोटा, कहने का मतलब क्या हो गया, mod x का ग्राफ -3 से नीचे होना चाहिए, कहीं है क्या, नो, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है आपका, क्वेश्चन ये आपने गलत पूछा मेरे से। वही बात, दोनों चीज यहाँ पे वही चीज दिख रहा है हमको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम समझते हैं ये जो फंडामेंटल रूल है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। कल हम लोग इसको पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल तरीका से, ज्योमेट्रिकल तरीका से पढ़ेंगे, सीखेंगे, एकदम आनंद आएगा, मजा आएगा। आज के भी क्लास से ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको कल का क्लास लगेगा, वो मेथड बड़ा ही आसान सा लगता है और अच्छा लगता है। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरा क्लास पसंद आया है? तो पसंद आया तो ये एकदम चकाचक तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और पढ़ाई करते रहना, क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो मेरे होने नहीं होने का बात बराबर हो जाएगा, है ना। इसीलिए आपको पढ़ाई करते रहना है ना। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, क्या, तब तक अपना आप ख्याल रखें और खुद का ख्याल रखें और खूब पढ़ाई जम के करते रहें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।